नमस्कार, एक बार फिर तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस हफ्ते के साथ ही रिजल्ट सीजन की भी देखिए शुरुआत हो चुकी है। तो यहाँ हम आपको बताएंगे कि किस कंपनी ने यहाँ पे बाजी मारी है और कौन सी कंपनी रही है फुस। साथ ही चुनिंदा शेयर जो कि आप समझिए गिरते बाजार में भी चमके हैं, और साथ ही आपके फेवरेट स्टॉक्स पर भी दिग्गज एक्सपर्ट्स की क्या है राय, क्या नए टारगेट्स है, तो सब पर चर्चा होगी। बस आप हमारे साथ बने रहिए आखिरी तक। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहली कंपनी की कौन सी कंपनी है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी कंपनी क्रिजैक लिमिटेड के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, जबरदस्त प्रदर्शन किया। 9 जुलाई को एनएससी और बीएससी पर ये लिस्ट होने के बाद इसमें एक बम्पर रैली बनी हुई है। 10 जुलाई को 7% से ज़्यादा की तेज़ी बनी। आप ये सोचिए कि जब से ये लॉन्च हुआ है तब से ये स्टॉक जो है, मतलब लिस्ट हुआ है ये जो स्टॉक है, तब से 16% भाग चुका है। कंपनी का जो आईपीओ प्राइस था यहाँ पर 245 रुपये था, अब उसके मुकाबले आप देखिए 32% ये ऊपर ट्रेंड जो है ट्रेड कर रहा है यहाँ पर। और आप इतना ही नहीं, आप ये सोचिए कि देखिए एनएससी पर जो लिस्ट हुआ था 281 के भाव पर हुआ था, और अब जो है स्टॉक 328 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। क्या ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। लिस्टिंग के पहले दिन भी 9% की तेज़ी यहाँ पर देखने को स्टॉक में मिली थी। अगर मैं आपको इसके बिजनेस मॉडल की बात बताऊं यहाँ पे, तो देखिए क्रिजैक जो है वो शिक्षा क्षेत्र में छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालयों से जोड़ने का काम करती है, एक तरीके से मीडिएटर है यहाँ पर। कंपनी का जो फोकस है भारत के साथ साथ यूके, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी छात्रों को यहाँ पर एंट्री दिलाने का है। बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में एंट्री के लिए कोशिश करती है यहाँ पर। डिजिटल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर ध्यान देने के साथ ही कंपनी जो है भविष्य में भी आगे से तेज़ी बढ़ने की यहाँ पे लगातार कोशिश कर रही है। शेयर बाजार में आप सोचिए कमज़ोर माहौल के बावजूद क्रिजैक के शेयरों में एक अच्छी बढ़त देखने को मिली है। निवेशकों को काफ़ी पसंद आ रहा है ये स्टॉक। शेयर मार्केट में भले ही कमजोरी देखी गई हो, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टॉक हैं जिन्होंने इस गिरावट में दमदार रिटर्न दिया है, और ऐसी ही कंपनी है एलिटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। जी हाँ, जिसने अपने निवेशकों को छप्पर फार रिटर्न दिया है। पिछले एक हफ्ते की अगर हम लोग बात करें तो ये स्टॉक 27% तक चढ़ा है, जबकि एक महीने में 53% का इसने यहाँ पे मुनाफा कमाकर निवेशकों को दिया है। पूरे हफ्ते स्टॉक लगातार 5% के अपसाइड अपर सर्किट में देखने को मिला। और आप देखिए जो इसका भाव हुआ यहाँ पे पूरे हफ्ते में आखिरी में जो बंद होता हुआ दिखा वो 98 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव पर बंद होता हुआ दिखा है। इस तेजी की वजह यहाँ पर ये दरअसल ये है कि कंपनी के जरिए एक विदेशी कंपनी का अधिग्रहण का ऐलान किया गया है यहाँ पर। और अधिग्रहण के संबंध में अगर आप समझे तो कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में भी जानकारी दी है, वो हम आपको बताए थे। क्या कहा कंपनी ने, तो बोर्ड मीटिंग में जो एलिटकॉन ने यहाँ पर दुबई यानी कि यूएई की जो प्राइम प्लेस स्पाइस ट्रेडिंग एलएलसी नाम की जो कंपनी है उसको खरीदने की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो कंपनी है एलिटकॉन एफएमसीजी सेक्टर की एक अच्छी कंपनी है यहाँ पर, और यहाँ पर बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी सक्रिय है यहाँ पे। अगर आप एलएलसी की बात करें यहाँ पर, तो ये कंपनी जो है मसाले, नट्स, कॉफ़ी, चाय, चॉकलेट जैसे एफएमसीजी उत्पादों का कारोबार करती है। और इसका जो टर्नओवर 2024 के अंदर करीब 160 मिलियन का यहाँ पर रहा है। एलिटकॉन इंटरनेशनल घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए तंबाकू उत्पादन का बनाने का यहाँ पे काम करती है और मार्केटिंग के कामकाज से जुड़ी है। तो ये इसका बिजनेस मॉडल हो गया। तो दो स्टॉक आपको बताया गिरते बाजार में एक बम्पर तेजी दिखाते हुए दिखे। तीसरा स्टॉक कौन सा है, देखिए शेयर बाजार में शुक्रवार को खुलते ही HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के शेयरों में एक तूफानी तेजी देखने को मिली। इसके शेयर में करीब 5% की बढ़ोतरी देखी गई यहाँ पर, और इसकी जो बड़ी वजह रही वो सामने ये आई कि मैनेजमेंट बदलाव यहाँ पर को लेकर यहाँ पे खबर आई। दरअसल हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने प्रिया नायर को मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO नियुक्त किया है। वो 1 अगस्त 2025 से अपना पदभार संभालेंगी, जबकि उनका जो कार्यकाल है वो 5 साल के लिए होगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के शेयर जो है आप ये समझिए शुक्रवार को 2529 रुपये के हाई पर यहाँ पे लेवल पे पहुँचते दिखे। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए ये बताया कि नॉमिनेशन और यहाँ पर रेम्यूनरेशन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर प्रिया नायर की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि उनकी नियुक्ति शेयरधारकों और संबंधित जो सरकारी प्राधिकरण होते हैं उनकी मंजूरी के बाद इस पर अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रिया नायर की अगर हम लोग बात करें तो मौजूदा MD और CEO रोहित जावा की जगह ये लेंगी, और 31 जुलाई 2025 को जो रोहित जावा है वो अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर छोड़ देंगे। पूरे हफ्ते एक और स्टॉक रहा जहाँ पे एकदम ज़बरदस्त तूफानी तेज़ी देखने को मिली, ये रहा जयप्रकाश पावर वेंचर्स। आप ये समझिए कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक शेयर ने बढ़त बनाई यहाँ पे। जेपी पावर के स्टॉक में आप समझिए कई बार 20% का अपर सर्किट भी लगता हुआ दिखा। शेयर चढ़कर अब 23 रुपये के पार निकल गया है। एक हफ्ते में शेयर की अगर आप स्ट्रेंथ देखें तो 18% ही भागता हुआ दिखा। शेयरों में तेज़ी क्यों आई वो भी समझ लीजिए आप। अडानी ग्रुप ने जेपी एसोसिएट को खरीदने के लिए
12,500 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। जेपी एसोसिएट अधिग्रहण के लिए अडानी ग्रुप ने सबसे ज़्यादा बोली लगाई है। आप सोचिए कि जितने भी यहाँ पर बोली लगाने वाली कंपनियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा बोली लगाई है। और यहाँ पर निवेशक जो है अडानी की बोली को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि आप देखिए जो कंपनी ऑलरेडी नुकसान में हो और कोई स्थिति खराब हो और ऐसे में अडानी ग्रुप उसको एक्वायर करता हुआ दिखे, हालांकि अभी तक इस पर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन उसके बाद निवेशक का उत्साहित होना स्वाभाविक सी बात है। इसके अलावा आप समझिए कि वेदांता हो, जेएसपीएल हो और सुरक्ष समूह हो, डालमिया भारत हो, पीएनसी, इंटरटेक जैसी कई दिग्गज प्लेयर्स भी इस दौड़ में हैं। अप्रैल में कुल 25 कंपनियों ने जेपी एसोसिएट्स को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी। जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में जेपी एसोसिएट्स की 24% हिस्सेदारी है। 5 जुलाई को हुई एजीएम के सफल आयोजन से निवेशक जो है काफी कॉन्फिडेंट हैं। बीते 6 महीने में शेयर ने करीब 25% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। अब अगर आप स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो क्या नजरिया पेश किया गया, तो देखिए इक्विटी रिसर्च के सीनियर मैनेजर जिगर एस पटेल का साफ तौर पे कहना है कि जेपी पावर जो है अभी फिलहाल 24 के आसपास यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। यहाँ पर 24 से लेकर 24-85 रुपए के आसपास का यहाँ पे थोड़ा सा आपको इस लेवल पे इंतजार करना होगा। और जैसे ही क्लोजिंग पे अगर लगातार क्लोजिंग में 1-2 दिनों तक ये 24 के हर्डल को पार कर लेता है तो 26 और 27 रुपए की रेंज में जाता हुआ ये देख सकता है। अब हम लोग अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। इस हफ्ते निफ्टी 50 अर्निंग सीजन की शुरुआत हुई, तो अब हम लोग यहाँ पर अर्निंग सीजन के फेज में शुरुआत कर चुके हैं, तो ऐसे में तमाम कंपनियों के नंबर्स जानना जरूरी है और उस पर रिएक्शन जानना जरूरी है, तो वो भी हम आपको बताएंगे यहाँ पर। तो देखिए टाटा समूह की आईटी सर्विस कंपनी जो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड टीसीएस ने जून तिमाही के लिए नतीजे जारी कर दिए। कंपनी ने डिविडेंड का भी यहाँ पे ऐलान किया। तो टीसीएस के नतीजे देखें आप तो ज़्यादातर मोर्चों पर स्ट्रीट के अनुमान से कमज़ोर रहे हैं, जिसके बाद शेयर में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। शेयर करीब करीब आप समझिए कि 4% तक टूटता हुआ दिखा। रेवेन्यू में देखें आप 1.6% की गिरावट आई यहाँ पर। और आप समझिए कि अगर आप FY26 के क्वार्टर 1 की बात करें तो ये 63,437 करोड़ रुपए रहा रेवेन्यू, जबकि पिछले तिमाही में ये 64,480 करोड़ के आसपास था। एबिट में बात करें यहाँ पर हम तो ये भी 1% गिरता हुआ दिखा। आप समझिए आईटी कंपनी में एबिट आता है, एबिटा नहीं आता, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो 1% की गिरावट देखने को मिली। 15,514 करोड़ के आसपास ये पहुंचता हुआ दिखा, जबकि पिछले तिमाही में ये 15,601 करोड़ था, यानी कि 1% की गिरावट यहाँ पे भी रही, रेवेन्यू में भी रही। एबिट मार्जिन की बात करें तो ये बड़ा है यहाँ पर, ये करीब 24.5% रहा है, बहुत स्लाइटली सा बड़ा है, और पिछली तिमाही में 24.2% था। मामूली सी बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 4% की बढ़ोतरी हुई है यहाँ पर नेट प्रॉफिट में। 12,760 करोड़ रहा है, जबकि पिछली तिमाही में 12,224 करोड़ के आसपास यहाँ पर देखने को मिला था। आपको बता दें टीसीएस की जो क्वार्टर 1 में जो ऑर्डर बुक है वो 13% बढ़ी है। ऑर्डर बुक का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, किस तरीके से यहाँ पर ऑर्डर की जो डिमांड है वो बढ़ती हुई दिख रही है। और कंपनी ने $9.4 अरब के कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए हैं। नतीजों के साथ ही निवेशकों के लिए डिविडेंड का भी ऐलान हुआ, तो निवेशकों की नज़र डिविडेंड पे भी रहती है। तो देखिए 11 रुपये प्रति शेयर के भाव का डिविडेंड का ऐलान किया गया है। कंपनी ने बताया कि ये डिविडेंड सोमवार 4 अगस्त 2025 को एलिजिबल शेयरधारकों को भुगतान किया जाएगा। डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 16 जुलाई 2025 तय की गई है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और कंपनी टाटा ग्रुप की टेक कंपनी टाटा एलेक्सी ने भी वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए। कंपनी के रेवेन्यू और मुनाफे दोनों में गिरावट देखी गई, जिससे शेयर 7% तक टूटता हुआ दिखा, लेकिन बाद में इसमें एक रिकवरी भी देखने को मिली। कंपनी के मुनाफे में बड़ी गिरावट आई है। आप ये समझिए पूरे 4 क्वार्टर में लगातार इसमें यहाँ पर आप देखिए रेवेन्यू में और मार्जिन में दबाव देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें इस क्वार्टर की यहाँ पे FY26 के क्वार्टर 1 की, तो ये 22% गिरकर 144 करोड़ पर आ गया है, जो कि चिंता का विषय बन सकता है। यहाँ पे खर्च बढ़े हैं, खासकर कर्मचारियों की जो सैलरी बढ़ती हुई दिखी है, और कंपनी का सबसे बड़ा खर्च कर्मचारियों का वेतन है जो लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पे रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू के मोर्चे पर आप देखिए टाटा एलेक्सी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है वो 892 करोड़ 890 करोड़ के आसपास रहा है, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में आप ये समझिए 926 करोड़ था, यानी कि ये गिरा है यहाँ पे। इसके अलावा आप ये समझिए अगर रेवेन्यू की भी बात करें तो 3.7% की गिरावट आई है। मुनाफे की अगर हम बात करें यहाँ पर तो मुनाफा कंपनी के 144 करोड़ का टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट कमाया है कंपनी ने, जबकि पिछले साल 184 करोड़ था, यानी कि यहाँ पे भी कमी आई है, कम से कम 22% की गिरावट देखने को मिली है।
इसके अलावा आप अन्य आय की भी बात करें तो वहाँ पे भी स्थिति इसी तरीके की देखने को मिल रही है। तो ज़्यादातर जो है वो दबाव देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर कंपनी का जो खर्च है वो 734 करोड़ हो गया है, जबकि पिछले साल 706 करोड़ था, यानी कि खर्च में 28 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। इसका कारण जो है कर्मचारियों का वेतन बढ़ोतरी है यहाँ पर, ये सबसे बड़ा कारण है और इसी के हिस्से इसके चलते दबाव देखने को मिल रहा है। और आपको हम एफआईएस का आंकड़ा भी बताए थे कि मार्च 2024 के मुकाबले मार्च 2025 में एफआईएस की हिस्सेदारी कम हुई है। पहले ये 14.56% थी और उसके बाद ये गिरकर 12.73% पे पहुंच गई है। इसके अलावा रिटेल निवेशकों का पसंदीदा स्टॉक इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एनर्जी यानी इडा जो है उसने भी जून 2025 में क्वार्टर 1 के नतीजे का ऐलान कर दिया, जिसके बाद शेयर करीब 6% तक टूट गया। आइए इसका बारीकी से विश्लेषण करते हैं हम लोग। तो देखिए, वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में कंपनी का जो मुनाफा है वो घटकर 247 करोड़ के आसपास आ गया, जो कि एक साल पहले इसी तिमाही में 384 करोड़ था, यानी कि 35% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज हुई है। हालांकि कंपनी आय में बढ़ोतरी देखने को मिली और जो बढ़कर 1947 करोड़ रुपए पहुंच गया। एक साल पहले इस तिमाही में कंपनी ने 1510 करोड़ रुपए की आय दर्ज की थी। इस हिसाब से देखें तो आय में बढ़ोतरी करीब करीब 28.9% की हुई है। ईडा की अगर आप एसेट पर नजर डालें, क्योंकि देखिए कंपनी की एसेट क्वालिटी पर नजर डालना बहुत ज़रूरी है, खासकर जो बैंकिंग और जो एनबीएफसीज कंपनी होती है इस पर आपको ये ध्यान देना चाहिए। तो इसका देखिए एसेट्स की अगर बात करें तो वो स्थिति खराब होती है। देखिए इसका बड़ा कारण रहा जेंसोल इंजीनियरिंग में इसका एक्सपोजर। अब आप समझिए कि जेंसोल इंजीनियरिंग जो दिवालिया हो चुकी है, इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया का सामना कर रही है और इडा का जेंसोल इंजीनियरिंग में कुल 470 करोड़ रुपए का एक्सपोजर रहा है, जिसमें करीब आप ये समझिए कि 254 करोड़ रुपए का टर्म लोन और 215 करोड़ रुपए का वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी भी शामिल है। कंपनी ने कहा कि जून क्वार्टर 1 में कंपनी के नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए में बढ़ोतरी देखने को मिली और वजह यही है इसमें। आप समझिए कंपनी का नेट एनपीए तिमाही दर तिमाही की दर से 1.35% से बढ़कर 2.06% हो गया है यहाँ पर, और कंपनी का ग्रॉस एनपीए जून तिमाही में बढ़कर 4.13% पर पहुंच गया, जो कि पिछली तिमाही में 2.45% था, लगभग डबल होते हुए दिखे हैं। तो ये एक शंका का यहाँ पे विषय हो सकता है निवेशकों के बीच। अब देखिए यहाँ पर क्या सलाह दी जा रही है, क्योंकि हमने कहा था आपको कि हम बताएंगे कि क्या करना चाहिए। तो दिग्गज मार्केट गुरु जियोजीत फाइनेंशियल के गौरांग शाह ने ईडा के शेयर पर अपना नजरिया रखा, रणनीति बताई। उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर आप लंबी अवधि का नजरिया रख रहे हैं तो आप निवेश कर दीजिए, गिरावट में बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाइए। नतीजों पर जो है आप बहुत ज़्यादा ध्यान, अगर आप बैक टू बैक 2-3 क्वार्टर में नंबर कंपनी परफॉर्म नहीं करती तो ध्यान देना चाहिए, वरना आप इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश यहाँ पर कर सकते हैं। तो इन नतीजों के दौर के बीच एक ऐसी भी कंपनी रही जिसने नंबर काफ़ी अच्छे आए, जिसने रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे पेश किए। BSE 500 में शामिल कंपनी आनंद राठी वेल्थ ने अपने तिमाही नतीजे पेश किए और पहली तिमाही में कंसोलिडेटेड मुनाफा साल दर साल के आधार पर 29% बढ़ा है। वहीं आय में भी इस दौरान 15% से ज़्यादा की बढ़त रही है। एबिटा में इस दौरान 29% से ज़्यादा की बढ़त दर्ज की गई। आप ये समझिए कि एबिटा मार्जिन में भी यहाँ पर सुधार देखने को मिला है। कंपनी के जरिए दी गई जानकारी के मुताबिक पहली तिमाही में कंसोलिडेटेड मुनाफा जो है पिछले साल के मुकाबले 73 करोड़ रुपए से बढ़कर 94 करोड़ पर पहुंचता हुआ दिखा है यहाँ पर, यानी कि मुनाफे में पिछले साल के मुकाबले 28.8% की बढ़त रही है। तिमाही के दौरान कंसोलिडेटेड आय जो है वो 238 करोड़ से बढ़कर 274 करोड़ रुपए पे आई है, यानी कि साल दर साल के आधार पे 15% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। एबिटा पिछले साल के मुकाबले 29.3% बढ़ा है। पिछले साल के मुकाबले 99 करोड़ से बढ़कर ये 128 करोड़ पर पहुंच गया है। वहीं साल दर साल के आधार पे भी यहाँ पर आप समझिए एबिटा मार्जिन जो है 41.6% से बढ़कर 46.7% बढ़त देखने को मिली है। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने कंपनी ने एक अच्छे नतीजे पेश किए हैं यहाँ पर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। माइनिंग मशीनरी बनाने वाली कंपनी एमिको एल्कॉन इंडिया ने भी यहाँ पर अप्रैल जून तिमाही के क्वार्टर 1 की जो बात करें नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनियां अब आप समझिए कंपनी अभी भी मुनाफे में है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम प्रॉफिट आया है। तिमाही नतीजे जारी होते ही शेयर में एक तेज गिरावट देखने को मिली। देखिए कई बार क्या होता है कि कंपनी जो निवेशक जो होते हैं कंपनी से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और उस हिसाब से अगर ना उतरे खरी तो फिर यहाँ पर साफ तौर पे दबाव देखने को मिलता है। तो कंपनी मुनाफे में तो रही, लेकिन पिछले साल के मुकाबले आप कंपेयर करें तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है मुनाफे में। तो शेयर को आप समझिए कि करीब करीब 6% की गिरावट स्टॉक में देखने को मिली और पूरे हफ्ते में 13% ही टूटता हुआ दिखा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम लोग बात करें, नतीजों की बात करें, तो साल दर साल के हिसाब से आप ये सोचिए कि 1478 करोड़ से घटकर 1448 करोड़ आया।
वह बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिला नहीं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कम मुनाफा जो है वो घटता हुआ दिखा है। 3 महीने में शेयर ने आप सोचिए 80% का रिटर्न दिया और 1 साल में आप महज जो है 6% का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। कंपनी की जो मार्केट कैप है करीब करीब 1500 करोड़ के आसपास है। एमको एल्कॉन की अगर हम लोग बात करें क्या करती है कंपनी, तो हम आपको बताए थे कि ये कंपनी भारतीय कंपनी है जो कि खासकर माइनिंग मशीनरी बनाती है। कंपनी ने 1974 में शुरुआत की थी और 1992 में शेयर बाजार में ये आई थी और अंडरग्राउंड और यहाँ पर ओपन कॉस्ट माइनिंग के लिए मशीनी जैसे लोड हॉल डंपर्स होते हैं, साइड डंपर लोडर्स होते हैं, रॉकर शोवल जो लोडर्स होते हैं, उस तमाम तरह की जो इक्विपमेंट्स होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी होती है, उसका ही मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब हम लोग एक और कंपनी की बात करते हैं, टाटा ग्रुप की ज्वेलरी कंपनी टाइटन की यहाँ पर पिटाई देखने को मिली, निवेशकों ने जमकर बिकवाली करी यहाँ पर। दरअसल पहली तिमाही की अगर हम लोग बात करें तो उससे जुड़े बिजनेस अपडेट जारी हुए यहाँ पर, नतीजे आएंगे तो हम आपको बताएंगे, लेकिन बिजनेस अपडेट आए यहाँ पर और शेयर करीब करीब 4.5% गिरकर 3,471 रुपये पहुँचता दिखा। पिछले 5 दिनों में शेयर करीब 9% टूट चुका है। आपको बता दें राकेश झुंझुनवाला का भी ये फेवरेट स्टॉक रहा है। टाइटन के अगर Q1 FY26 के अगर आप बिजनेस अपडेट के बारे में बारीकी से देखें तो कंज्यूमर बिजनेस में 20% की सालाना बढ़त दर्ज की गई। आप कहेंगे यार यहाँ पे तो 20% की सालाना जो ग्रोथ देखने को मिली, तो कहाँ मामला फंसा वो मैं आपको बताता हूँ। अभी कंपनी ने देखिए तिमाही के दौरान 10 नए स्टोर खोले हैं। कुल रिटेल नेटवर्क जो है वो 3,322 आउटलेट तक पहुँचता हुआ दिखा है। डोमेस्टिक ज्वेलरी जो सेगमेंट है वो 18% की ग्रोथ देखने को मिली है। सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव के चलते कंज्यूमर सेंटीमेंट प्रभावित हुए हैं और ज्वेलरी की बिक्री में यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। तो ये जो इम्पैक्ट था ना वही इस वजह से यहाँ पे गिरावट आई है। यहाँ पे TMZ ब्रांड्स, जिसको अगर आप फुल फॉर्म समझें TMO और Z की, तो तनिष्क, मिया और जोया ने मिलाकर 17% ग्रोथ दिखाई है। भारत में नए आप समझिए 19 स्टोर्स खुले हैं। तो और इसके साथ ही ब्रोकरेज ने क्या कहा वो भी हम आपको बताए थे। तो देखिए मोतीलाल ओसवाल ने टाइटन पर खरीदारी की रेटिंग दी है। 4,250 का टारगेट प्राइस रखा है। ब्रोकरेज के मुताबिक ज्वेलरी सेगमेंट में 18% की ग्रोथ जो है वो दर्ज की गई है और जबकि अनुमान जो था वो 22% था। तो ये इम्पैक्ट करता हुआ दिखा। सोने की कीमतों में अस्थिरता के बावजूद बिक्री में सुधार देखने को मिला है। हालांकि पिछले 1 साल में 10%, पिछले 5 साल में 260% का रिटर्न इस स्टॉक ने यहाँ पर दिया है। अब हम लोग एक और ज्वेलरी सेक्टर से जुड़ी कंपनी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे PC ज्वेलर्स की रिटेल निवेशक काफ़ी फंसे हुए हैं यहाँ पर और स्टॉक में कमजोरी देखने को मिली। आप समझिए कि कारोबारी सत्र के दौरान स्टॉक में आप एक दिन में अगर आप बात करें तो 7% की गिरावट दर्ज की गई शुक्रवार को। और शेयरों की जो गिरावट है कंपनी के जरिए फंड जुटाने के लिए किए गए बड़े ऐलान के बाद देखी गई। PC ज्वेलर लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष के आखिरी तक कर्ज मुक्त होने के लिए यहाँ पे फंड जुटाने की घोषणा की। एक्सचेंज फाइलिंग में PC ज्वेलर ने बताया कि कंपनी के बोर्ड ने प्रमोटर बलराम गर्ग और कैपिटल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड की प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए 500 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दे दी है। दिल्ली बेस्ड इस ज्वेलरी कंपनी ने यह बताया कि वह अपने प्रमोटर बलराम गर्ग को 18 रुपये प्रति वारंट की दर से करीब 972 करोड़ पूरी तरीके से कन्वर्टेबल वारंट जारी करने के अलॉटमेंट की बात करेगी। अलॉटमेंट होता हुआ दिखेगा और इस कदम से 175 करोड़ रुपए तक की राशि जुटाई जा सकेगी। इसके अलावा बोर्ड ने एक नॉन प्रमोटर पब्लिक यूनिट कैपिटल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को समान प्राइस पर 18.05 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करने को मंजूरी दे दी है, जिसकी कुल अगर आप वैल्यू की बात करें तो 325 करोड़ के आसपास है। BSE स्मॉल कैप कंपनी PC ज्वेलर आप समझिए कि अपने कर्ज के बोझ को कम करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर रेलिगेयर ब्रोकिंग के रवि सिंह का साफ तौर पे कहना है कि PC ज्वेलर जो अगर आप देखें टेक्निकली वीक दिख रहा है। डिक्लाइन है वो देखने को मिल सकता है 15 के आसपास के लेवल पर। इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो 20 पर बनी हुई है, रुकावट जो 20 पर बनी हुई है और अभी जो निवेशकों को फिलहाल के तौर पर एग्जिट करने की यहाँ पर सलाह दी जा रही है। तो चलिए एक और खबर के बारे में बात करते हैं और ये खबर जो है वो आपको बताएगी कि शेयर होल्डर की ताकत क्या होती है। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के शेयरों पर दबाव देखने को मिला। कंपनी के शेयर जो है आप समझिए करीब 6.5% से ज़्यादा टूटते हुए दिखे। BSE पर जो भाव इंटरडे लो बनता हुआ दिखा वो 133 रुपये बनता हुआ दिखा है। दरअसल जी एंटरटेनमेंट की गिरावट की वजह क्या रही वो आप जान लीजिए यहाँ पर। तो देखिए इसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि कंपनी की तरफ से बताया गया कि जो है शेयर होल्डर्स जो है कंपनी के उन्होंने बेसिकली फंड जुटाने की जो है मंजूरी को मना कर दिया, मंजूरी नहीं दी है। कंपनी वारंट जारी करके 2,237 करोड़ रुपए जुटाना चाहती थी जिससे गोयनका परिवार अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सके, लेकिन इस प्रस्ताव को सिर्फ 59.5% शेयरधारकों का समर्थन मिला, जबकि
पास कराने के लिए आपको 75% की मंजूरी ज़रूरत होती है। इस वजह से जी की फंडिंग और प्रमोटर हिस्सेदारी बढ़ाने को यहाँ पर योजना को झटका लगा है। वोटिंग में 52.2% सार्वजनिक संस्थागत निवेशकों जैसे कि म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। वहीं 20.2% नॉन इंस्टीट्यूशनल पब्लिक शेयर होल्डर्स जैसे कि रिटेल निवेशक ने भी इस प्रस्ताव को नकारा। जी ने अपने बयान में कहा कि बाजार जल्दी बदल रहा है और मुकाबला जो है वो बहुत बढ़ गया है, इसलिए आगे बढ़ने के लिए हमारे पास मजबूत फंडिंग होना ज़रूरी है। एक और बड़ी खबर है यहाँ पर देश के सबसे बड़े बैंक की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगले हफ्ते यहाँ पर एक्शन देखने को मिल सकता है स्टॉक में। क्यों देखने को मिल सकता है? क्योंकि जो बैंक है 25,000 करोड़ रुपए तक शेयर इंस्टीट्यूशनल निवेशकों को यहाँ पर बेचने की योजना बना रहा है। ये डील भारत में अब तक की सबसे बड़ी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी कि QIP हो सकती है। मीडिया में इस तरह की खबरें चल रही हैं यहाँ पे, और अगले हफ्ते ऐसा हुआ तो साल 2015 में कोल इंडिया लिमिटेड के जरिए हुई 22,560 करोड़ की बिक्री को भी ये पीछे छोड़ देगी। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर ये है कि SBI के बोर्ड ने मई में इस शेयर बिक्री को मंजूरी दे दी थी। हालांकि अभी तक योजना पूरी तरीके से अंतिम रूप नहीं ले पाई है और इसमें बदलाव हो सकता है। और आप ये समझिए कि शेयर बिक्री SBI की व्यापक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, जिसका मकसद कर्ज के विस्तार का समर्थन देना है, बैलेंस शीट को मजबूत करना है, रेगुलेटरी ज़रूरतों को पूरा करना है। और ये 2017 के बाद पहली बार होगा जब सरकारी मालिकाना वाली ये जो बैंक है इक्विटी मार्केट में एंट्री करेगी। इस ट्रांजैक्शन से मैनेजमेंट के लिए SBI ने 6 इन्वेस्टमेंट बैंकों को शॉर्टलिस्ट किया है और यहाँ पर एनालिस्टों का साफ तौर पे मानना है कि इस बड़े शेयर प्रस्ताव से SBI को अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर को मजबूत करने और कर्ज के विस्तार करने के लिए यहाँ पे फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे केंद्र सरकार की जो सरकारी जो देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है यहाँ पर भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की। इसने अपनी हिस्सेदारी घटाने की तैयारी कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक माना जा रहा है कि केंद्र सरकार ने देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी LIC में ऑफर फॉर सेल यानी कि OFS को मंजूरी दे दी है, जिसे जल्द ही बाजार में लाया जाएगा। डिसइन्वेस्टमेंट लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में ये बड़ा कदम है। ये फैसला सरकार के उस बड़े रणनीतिक लक्ष्य का हिस्सा है जिसके तहत वह वित्त वर्ष 2025-26 में 47,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है। वित्तीय सेवा विभाग DFS ने इस OFS को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि DFS बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, बीमा कंपनियों और नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि NPS जैसे क्षेत्रों की निगरानी करता है। दीपम इस ऑफर फॉर सेल की पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। ये विभाग केंद्र सरकार की इक्विटी हिस्सेदारी से जुड़े सभी मामलों को देखता है, तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि LIC का IPO साल 2022 में आया था, जिसमें सरकार ने अपनी 3.5% हिस्सेदारी बेची थी। अब भी सरकार के पास 96.5% यहाँ पे हिस्सेदारी है और आप जो खबर है इस लिहाज से स्टॉक के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ग्लेनमार्क फार्मा लिमिटेड की शेयरों की बात करते हैं। आप ये सोचिए इंटरडे में जो शेयर है 16% की जोरदार तेजी देखी गई स्टॉक में। ये तेजी कंपनी की सहायक कंपनी जो है इचनोस ग्लेनमार्क इनोवेशन यानी कि IGI के जरिए आती हुई दिखी। अमेरिकी फार्मा कंपनी AbbVie जो है यहाँ पर उसके साथ ISB 2001 नामक दवा के लिए खास लाइसेंसिंग समझौते के बाद ये तेजी जो है वो देखने को मिली। अब ये डील क्या है ये समझ लीजिए, क्योंकि जो फार्मा होता है थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसकी बारीकी हम आपको बताते हैं। देखिए इसको लेकर जो खबर यहाँ पर आई क्या, ISB 2001 जो है एक ट्राई स्पेशल एंटीबॉडी है जो कि मल्टीपल माइलोमा नामक कैंसर के इलाज के लिए विकसित की जा रही है। फिलहाल ये फेज 1B क्लिनिकल ट्रायल में है और यहाँ पर एनालिस्टों का साफ तौर पर मानना है कि इस डील के बाद ग्लेनमार्क के शेयरों में अभी और भी 26 से 27% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। इस सौदे के तहत ग्लेनमार्क भारत और उभरते बाजारों के लिए आप ये समझिए कमर्शियल के हिसाब से देखें तो अधिकार बढ़ता हुआ दिखेगा, जबकि AbbVie अमेरिकी, यूरोप, जापान, चीन और अन्य विकसित बाजारों में इसके विकास और बिक्री की जिम्मेदारी भी संभालेगा। ग्लेनमार्क के CMD ग्लेन साइल्ड्रा ने यहाँ पे साफ तौर पे कहा कि हमारे लिए ये बड़ा मौका है। हमने पिछले 25 सालों से इस सेक्टर में काम किया है और ISB 2001 एक वर्ल्ड लेवल की दवा है जो कि मरीजों के लिए क्रांतिकारी साबित हो सकती है। और मोतीलाल ओसवाल ने इसका जो टारगेट है 2,430 रुपये प्रति शेयर का भाव तय कर दिया है। इस हफ्ते BSE के शेयरों में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। शेयरों को आप समझिए कि शुक्रवार की भी अगर हम लोग बात करें 11 जुलाई की, तो इंटरडे में 4% टूटता हुआ दिखा है। यहाँ पे अगर आप पूरे हफ्ते की बात करें तो 10% की गिरावट आ चुकी है। कुल मिलाकर बीते गुरुवार से अब तक जो है BSE के शेयर 16% तक टूट चुके हैं।
शेयरों में जो गिरावट की मुख्य वजह है वो सेबी के जरिए अमेरिकी ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट के खिलाफ सख्त कार्रवाई है। पहले ये जांच जो है सिर्फ एनएससी तक सीमित थी, लेकिन अब सेबी ने इसमें बीएससी तक का दायरा जो है वो बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंसेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स में पिछले 2 वित्तीय सालों में बढ़ती गतिविधि को देखते हुए बीएससी भी जांच के दायरे में आ गया है। सेबी की इस कार्रवाई और जांच के विस्तार से निवेशकों के बीच में डर और अनिश्चितता जो है वो बढ़ी है, जिसका असर बिकवाली के तौर पे साफ तौर पे देखने को मिला है। जेन स्ट्रीट पर क्या आरोप थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि देखिए थोड़ा सा अगर आप भूल गए तो मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। सेबी ने जेन स्ट्रीट को भारतीय शेयर बाजार में निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक इंडेक्स को एक्सपायरी के दिन मैनिपुलेट करने का दोषी पाया था, और इसके बाद सेबी ने जेन स्ट्रीट को भारतीय शेयर बाजार से ट्रेडिंग के लिए साफ तौर पर प्रतिबंध लगा दिए थे। सेबी का आरोप है कि जेन स्ट्रीट ने 4,843 करोड़ के अवैध मुनाफा है वो कमाया, जिससे अब कंपनी को जो है वापस करने होंगे और पैसे जमा करने होंगे। जनवरी 2023 से मार्च 2025 तक जेन स्ट्रीट ने इंडेक्स स्टॉक्स, डेरिवेटिव और कैश मार्केट से कुल 36,502 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है। तो ये ओवरऑल खबर थी। पर्दे के पीछे में हमने पूरा विश्लेषण करके बताया, जो बड़ी खबरें थी हमने हर एक खबर को कवर किया। अगर कुछ मिस हुआ हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आपको कैसा लगा शो ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हैप्पी वीकेंड।